जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम रूम में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है बेटा। आपको जैसे कि पता था कोस्ट गार्ड की वैकेंसी बहुत जल्दी आपकी आने वाली थी और वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है बेटा। और फॉर्म वगैरह कब से भरे जा रहे हैं, कब तक लास्ट डेट है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। आप पूरी वीडियो देखना, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। पूरी आप वीडियो देखना, ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, छोटी सी वीडियो रखेंगे ताकि आपका टाइम भी ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो मैं एक बार बात करता हूं। तो देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई फेक नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। और एयरफोर्स का जो आया था वो भी फेक नहीं था, वो भी ऑफिशियल था। वो आपका वेबसाइट पर हो सकता है 2-4 दिन में अपलोड हो जाए, तब आप उसको देख लेना एक बार। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये जो वैकेंसी है ये एक बार मैं आपको बता देता हूं किस एग्जाम के लिए है, एक बार देख लेना आप सारे बच्चे। ये जो वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो आपका जीडी होता है बेटा, और जो यांत्रिक वाली पोस्ट होती है उसके लिए ये वैकेंसी है, ध्यान रखना है ना। और एक आता था डीबी, ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच, वो इस बार नहीं है, डीबी इन्होंने नहीं दिया। जीडी और यांत्रिक की टोटल वैकेंसी कितनी है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इसके जो एप्लीकेशन है वो कब से भरने स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज से ही भरने स्टार्ट हो रहे हैं, 13 जून 2024 से। लास्ट डेट कब है? 3 जुलाई 2024। और जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा 300 रुपए, ध्यान रखना है ना। 300 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है, जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं आपको देनी, इसमें ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बात करते हैं अब इसमें जो है एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हो, एज से भी देख सकते हो कि 18 साल से 22 साल तक इसमें एज रहती है बेटा। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो जो इसमें डेट ऑफ बर्थ है आपकी 1 मार्च 2003 से 28 फरवरी 2007 के बीच में अगर आपकी एज आती है, डेट ऑफ बर्थ आती है, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2003 या 28 फरवरी 2007 भी है, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे, ध्यान रखना। इसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, ध्यान रखिएगा, एससी एसटी के लिए मिलता है 5 साल का, और बेटा ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको मिलता है आपका 3 साल का। लेकिन ये कब मिलता है? जब आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ध्यान रखना। इसका सर्टिफिकेट बनता है अलग से, अगर वो आपके पास नहीं है फिर आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ध्यान इस बात को आप रखिएगा बेटा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी है इसमें। तो एक बार वैकेंसी पर भी हम नजर डाल लेते हैं बेटा कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो ध्यान से देखना, देखो टेंटेटिव वैकेंसी है, ये इंक्रीज भी हो सकती है। तो ये नेविक जीडी और ये यांत्रिक की वैकेंसी है, ध्यान रखना। तो नेविक जीडी की देखो रीजन वाइज, जोन वाइज वैकेंसी आपकी। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूंगा तो 260 आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें जनरल की आप देख सकते हो 102, ईडब्ल्यूएस की 25, ओबीसी की 82, एसटी की 10, एससी की 41। ठीक है भाई, तो टोटल आपका 260। और जो आपका यांत्रिक की वैकेंसी है टोटल, वो कितनी है बेटा? वो आप देख सकते हो यहां पर कि इसमें देखो ब्रांच अलग अलग होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना। तो ये आपका यूआर के लिए 16, 11, 5 इसकी वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की केवल 1 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है बेटा। ओबीसी की 7, 4 और 2। एसटी की कितनी है? 6 और 0 वैकेंसी किसमें आपकी? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी। इसमें कमी वैकेंसी आती है, लेकिन ज्यादा वैकेंसी आपको जीडी में देखने के लिए मिलेंगी, इस बात को ध्यान रखना। और ये सब वैकेंसी टेंटेटिव है बेटा, ये बढ़ भी सकती है, कम तो नहीं होंगी, ये बढ़ेंगी आगे जाकर, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वैकेंसी का क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखो कौन कौन बच्चा इसमें फॉर्म भर पाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, तो मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं। जो बच्चा नेविक जीडी की तैयारी कर रहा है, जो जीडी का फॉर्म भरना चाहता है, उसके पास केवल 12th होनी चाहिए, वो भी मैथ और फिजिक्स के साथ में। मैथ और फिजिक्स के साथ में 12th आपके पास अगर है तो आप जीडी का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यांत्रिक वाले जो बच्चे, यांत्रिक वाले, उनके पास में 10th हो या फिर डिप्लोमा हो साथ में, या फिर अगर आपने 12th कर रखी है तो भी आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है ना। तो जिन मिनिमम आपका 2 और 3 साल का अप्रूव्ड होना चाहिए किसी भी AICTE यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो इस चीज को सारे बच्चे ध्यान रखना भाई। ये होगी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, कि जो आपका जीडी है उसमें 12th आप पास चाहिए हो बस। लेकिन जो यांत्रिक होता है उसमें अगर 10th है तो उसके साथ में डिप्लोमा, और जो 12th है
उसके साथ में भी डिप्लोमा मांगते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। आप देखो डिप्लोमा किस किस में होना चाहिए, तो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिख रहा है सारा का सारा, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम हो गया है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सभी के सभी आपकी ब्रांच है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग जो ये है, ये इसमें भी डिप्लोमा मांगते हैं। तो आप देख सकते हो इनमें अगर आपके पास में किसी में भी डिप्लोमा है तो आप यांत्रिक वाला फॉर्म भर पाओगे। लेकिन अगर आपने 12th कर रखी है पीसीएम से तो आप फॉर्म भर सकते हो, और ये वैकेंसी ओनली बॉयज के लिए होती है, गर्ल्स के लिए नहीं होती। और एक चीज और, ये परमानेंट वैकेंसी है बेटा, अग्निवीर नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है, परमानेंट वैकेंसी आपकी होती है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो होता है वो 4 स्टेज में होता है। 4 स्टेजेस कौन कौन सी, एक तो हो जाएगा रिटन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद में पीएफटी, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूंगा तो रिटन एग्जाम के लिए आप सारे बच्चे एक बार यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। देखो इसमें जो नेविक जीडी के लिए आपको एग्जाम देना होता है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 केवल आपको देनी है, मतलब 2 स्टेजों में आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखना। और यांत्रिक के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 4 हो गया, स्टेज 1 और 5 हो गया। ये 4th और 5th है क्या सर? बेटा 4th और 5th पता है क्या लिखा हुआ है? 3rd 4th 5th। ये आपका जो टेक्निकल वाली आपकी जो ब्रांच होती है ना, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा तो उसका 50 नंबर का पेपर होता है, तो वो सब इसमें पूछा जाता है, ध्यान रखना है ना। तो इसकी अगर मैं टोटल एक बार सेक्शन 1 के बारे में बात करता हूं तो सेक्शन 1 में ध्यान से देख लेना एक बार, 60 क्वेश्चन आते हैं आपके, 60 नंबर के, समय मिलता है आपको कितने मिनट का? 45 मिनट का, ध्यान रखना। और सेक्शन 2 की बात अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और इसमें मैथ और फिजिक्स केवल आती है, लेकिन यहाँ पर मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके और आपका रीजनिंग, ठीक है भाई। तो ये सब क्वेश्चन मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ध्यान रखना। तो जो बच्चे जीडी का एग्जाम देंगे ध्यान रखना उनको स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों देना है, लेकिन जो यांत्रिक देंगे, देखो स्टेज 1 तो सभी के लिए कॉमन है, ध्यान रखना, यांत्रिक के लिए स्टेज 2 नहीं है, उनको अपना जो ट्रेड वाला उनका एग्जाम होगा वो आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो स्टेज 1 में होता है वो 10th सिलेबस, मतलब ये अर्थमेटिक मैथ, जनरल साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जो आप जनरली पढ़ते हो वो वाली मैथ आती है, और यहाँ पर टेक्निकल मैथ जो आप 12th में पढ़ते हो वो वाली मैथ आएगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात सभी को? तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेज 3 में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, 30 मिनट का समय मिलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सब आपकी जो डिप्लोमा आपने करा हुआ है ना उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हो गई आपकी क्या नाम है पेपर की बात, एग्जाम की बात, जो स्टेज 1 आपका होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन भी होता है इसमें, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती, ठीक है बेटा, ये भी आपके लिए बेहतरीन बात है, ध्यान रखना। ये गर्ल्स के लिए वैकेंसी नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब स्टेज 2 में जो होगा वो होगा आपका पीएफटी, ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो इसमें क्या कराया जाता है आपका, इसमें देखो 1600 मीटर की रनिंग है 7 मिनट में, 20 स्क्वाट्स आपको लगानी है जिनको उठक बैठक कहा जाता है, 10 पुशअप आपको लगानी है, ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा फिजिकल पैटर्न है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। हाइट के बारे में अभी आगे बता दूंगा, हाइट इसमें कितनी मांगी गई है, बात क्लियर हो गई। तो स्टेज 2 समझ में आ गई, और स्टेज 2 के टाइम पर ही आपका देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तब भी होता है, और डॉक्यूमेंट तो आपको तैयार कर लेने हैं, अभी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। स्टेज 3 जो होता है आपका वो होता है आपका, देखो जैसा आपने स्टेज 1 और स्टेज 2 में परफॉर्म करा है उसी के बेस्ड पर अगली मेरिट बनती है, ध्यान रखना। तो स्टेज 3 भी आपका इन दोनों के बेस्ड पर फिर स्टेज 3 होगा, और 1 से 2 दिन के अंदर ही बेटा ये होता है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेडिकल होगा, और आपको ओरिजिनल पुलिस वेरिफिकेशन और जो अदर आपके एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको जमा वहां पर कराने होते हैं, ध्यान रखना। कुछ फॉर्म वगैरह वो देते हैं भरने के लिए, वो सब भरकर आपको वहां पर जमा जो है कराना पड़ता है। अब लास्ट जो आती है स्टेज 4, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जब स्टेज 4 में आप जाते हो ना तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो जमा करवा लिए जाते हैं वहां पर, क्योंकि आपको पता है इसको जो एक बार ज्वाइन करने के बाद में आप छोड़ नहीं सकते, इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत होती है। लेकिन परमानेंट वैकेंसी अच्छी जॉब होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका ये है कि जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो छोड़ क्यों रहे हो, है ना। तो ज्वाइन आप करो, बढ़िया वैकेंसी है और बढ़िया जॉब है, ध्यान रखना।
आगे देखिए, अगर मैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स की इसमें बात करूंगा तो देखो मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा नोटिफिकेशन में से बता देता हूं। अब देखो जो फॉर्म आपका भरा जाएगा वो कब से कब तक भरा जाएगा ये भी आप देख लेना। इसमें जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है, इस बात को ध्यान आप सारे बच्चे रखिएगा। क्लियर है बात सभी को? और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है किनको? जो असम, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह से आते हैं, मतलब जो पहाड़ी एरिया से आते हैं उनको मिलता है, ध्यान रखना। चेस्ट में भी ध्यान रखना, मिनिमम एक्सपेंशन जो होना चाहिए आपका वो 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। वेट आपका किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? जो बॉडी मास इंडेक्स निकलता है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। ओवर वेट आप नहीं होने चाहिए मेडिकल के लिए। बात आ गई समझ में? तो इस सारी की सारी चीजें आपको मैंने बता दी एक बार कि रिटन में क्या होना है, पीएफटी में क्या होना है, मेडिकल में क्या होना है और डीवी में क्या होना है। तो देखो जो सबसे मेन है हमारा वो है रिटन। और रिटन में भी कौन सी स्टेज बेटा? स्टेज फर्स्ट है ना, स्टेज फर्स्ट। तो जो स्टेज फर्स्ट की आप तैयारी अगर करना चाहते हो हमारे साथ में, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारा एरावत बैच है बेटा एप्लीकेशन पर, जो कि बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको दिया जा रहा है। और ये कि रिकॉर्डेड बैच है। कैसा बैच है? रिकॉर्डेड बैच है। तो आप सभी बच्चे इसको एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो प्राइस है मात्र आपका 499 रुपए है। कोई भी कूपन कोड आपको लगाने की जरूरत नहीं है इस पर। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो एक हमारा कॉलिंग नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल व्हाट्सएप करके या कमेंट करके भी पूछ सकते हो, आपकी डाउट जरूर देखा जाएगा, ठीक है ना। और ये बैच आपका रिकॉर्डेड है, तो स्टेज 1 के लिए आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी बेटा जब आप इस बैच के साथ में जुड़ोगे। बात आ रही है समझ में? कंप्लीट चीजें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह, डीपीपी वगैरह सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा पहले से पहले। तो जल्दी जल्दी आप अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर पाओगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका एग्जाम कब होने वाला है? तो एग्जाम के बारे में भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, ध्यान से देख लेना एक बार। यहां पर एग्जाम के बारे में अगर हम देखते हैं, देखो यहां पर एग्जाम के बारे में अगर मैं आपसे बताता हूं थोड़ा सा, तो एग्जाम जो है इसका सितंबर में होगा, ध्यान रखना है ना। मैं भी देखो नोटिफिकेशन में भी आपको दिखा देता हूं, एग्जाम जो है इसका सितंबर में होगा स्टेज 1 का। तो इस बात को ध्यान आप सारे बच्चे रखिएगा, है ना भाई। एग्जाम जो होना है इसका वो कब होगा? देखो ये रहा। एग्जाम की बात अगर मैं करूंगा तो स्टेज 1 जो है आपकी मिड एंड सितंबर 2024। और एक चीज जो इन्होंने देखो थोड़ी सी यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करा है कि एंड नवंबर 2025 स्टेज 2, या तो इन्होंने हो सकता है गलती से लिख दिया हो, क्लियर है, नवंबर। तो ये अप्रैल ही आएगा जहां तक मुझे लग रहा है यहां पर, है ना। नवंबर की जगह अप्रैल आएगा, क्योंकि यहां पर अप्रैल अगर लिख रखा है तो आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। स्टेज 2 तो हो रहा है नवंबर में, स्टेज 3 होगा अप्रैल में, ये कैसी बात हुई? तो या तो यहां पर 2024 हो सकता है बेटा 25 की जगह, ठीक है ना, और यहां पर 25 हो सकता है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो इस नोटिफिकेशन में कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन अप्रैल 2025 तक आपकी ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई डाउट रहा होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, इसका सिलेबस क्या रहता है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एक कंप्लीट सिलेबस के ऊपर, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न के ऊपर अलग से आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए देखो 299 जो बच्चा कह रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो बैच है एक बेहतरीन बैच है। आपको इस बैच को लेने के बाद में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। जब आप इसके साथ में जुड़ोगे ना तो कोई और बैच आपको कहीं भी एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। हम इसकी क्लासेस यूट्यूब पर भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, तो अगर कोई भी डाउट आपका हो तो आप मुझे कमेंट्स कर देना। वैसे मुझे लगता है कोई डाउट आपका रहा नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर देना, मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा। और एग्जाम पैटर्न के ऊपर अलग से मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सभी चीजों की आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना सभी जगह, और आपसे मिलते हैं अगले इवेंट में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। एक बार लाइक कर देना सेशन को, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले इवेंट में, तब तक आप ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर, ठीक है बेटा। चलिए बाय बाय।